तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने हमारा जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो यही था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जहां आप स्प्रिंग्स को सीरीज और पैरेलल में जब कनेक्ट कर रहे थे और उनका इक्विवेलेंट आप स्टिफनेस, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर रहे थे। आपका पैरेलल सबसे पहले हमने पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आपका होता था स्प्रिंग का, पैरेलल के केस में जो आपके इक्विवेलेंट स्टिफनेस की फॉर्मूले आपके पास बन करके आई थी वो क्या था, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में जो आपका फॉर्मूला बनकर गया था इक्विवेलेंट स्टिफनेस का या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का, वो क्या आया था, K इक्विवेलेंट इज 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। आया था, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इससे आगे चर्चा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्प्रिंग है, सपोज करिए आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस है K और इसका लेंथ है L। एक छोटा सा स्प्रिंग है, स्टिफनेस K है और इसका नेचुरल लेंथ है L। ऐसे बहुत सारे आपके पास स्प्रिंग है, बहुत सारे स्प्रिंग है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग्स को आपने क्या करा, आपने ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग्स को कनेक्ट करा, आपने बहुत सारे स्प्रिंग्स को कनेक्ट करा। टोटल आपके पास मान लेते हैं आपके पास n स्प्रिंग्स है ऐसे ऐसे, और हर स्प्रिंग का जो आपका स्टिफनेस है वो है K, नेचुरल लेंथ है आपका L, K L। यहां से करते करते यहां पर भी आपका K और L। ऐसे कितने आपके पास स्प्रिंग्स हैं, आपके पास n स्प्रिंग्स हैं, करेक्ट। इन सबको जब आप एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K प्लस 1 बाई K प्लस 1 बाई K, करते 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 कितना, 1 बाई K कितनी बार, n टाइम्स, है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्प्रिंग का स्टिफनेस सेम है, K और सबका लेंथ भी आपका सेम है L। ठीक है, टोटल कितने स्प्रिंग्स हैं आपके पास, n स्प्रिंग्स हैं। तो ये 1 बाई K कितनी बार आप ऐड करेंगे, n बार ऐड करेंगे। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n अपॉन K बना। तो यहां से आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस K इक्विवेलेंट क्या आ गया, K अपॉन n आया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये जो आपका स्प्रिंग बनेगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं, सारे स्प्रिंग्स को कनेक्ट करने के बाद जो आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना उसका स्टिफनेस कितना है, K बाई n, और उसकी लंबाई कितनी होगी, L प्लस L प्लस L प्लस L अप टू n टाइम्स L। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी टोटल लंबाई जो आपका लेंथ होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग का वो होगा n टाइम्स ऑफ L होगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप स्टिफनेस और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए कितना आता है। यहां पर स्टिफनेस कितना है, K बाई n, और इसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करो, टोटल लेंथ कितना है, n इंटू L कट करके कितना आया, K इंटू L। किसके लिए आया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए आया। जो आपका इंडिविजुअल स्प्रिंग था जिसको आपने जोड़ करके बनाया था, इसके लिए अगर आप स्टिफनेस और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, इसका स्टिफनेस K और इसका लेंथ L। मतलब इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए जो स्टिफनेस और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट था, वही स्टिफनेस और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट किसके लिए है, आपके इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए भी है। मतलब जो आपका K इंटू L होता है, स्टिफनेस और नेचुरल लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है K इंटू L, ये हमेशा क्या होता है, ये होता है आपका कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में, K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हैं कि K इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन L। मतलब आप बोल सकते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, बोल सकते हैं। तो आप यहां से लिख लीजिए कि द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। आया बात समझ में, द stiffness of a spring is inversely proportional to its what, to its natural length। यानी कि आप इसी को बोल दो K is inversely proportional to 1 by L और K into L is equal to क्या होता है आपका कांस्टेंट। दोनों एक ही बातें हैं, लिख लीजिए। तो देखो
आज हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा है कि k इंटू एल होता है कि आपका कांस्टेंट होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। कैसे? अभी देखिएगा। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्टिफनेस लेट अस सपोज k है और इसका लेंथ l है, ठीक, k और l। आपने स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए, आपने स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए। जो आपका एक टुकड़ा था, जो आपका एक टुकड़ा था, इसका लंबाई था लेट अस सपोज l/6। जो आपका दूसरा टुकड़ा था, जो आपका दूसरा टुकड़ा था, इसको थोड़ा सा और लंबा बना लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। पहला टुकड़ा था l/6 लंबाई का, दूसरा टुकड़ा जो था लेट अस सपोज ये है आपका l/3 लंबाई का, और जो तीसरा है वो है आपका l/2 लंबाई का, ठीक है। एक स्प्रिंग था, स्टिफनेस k का, कुल लंबाई उसकी l थी। आपने उस स्प्रिंग को काट करके 3 छोटे छोटे स्प्रिंग्स बना दिए। इसमें तीनों स्प्रिंग्स की आपको लेंथ पता है, l/6, l/3 एंड l/2। आपने क्या किया, ये जो आपके तीनों स्प्रिंग्स बने, पहला आपका स्प्रिंग बना l/6 का, ये स्प्रिंग बना l/6 का, ये स्प्रिंग बना आपका l/3 का, और ये स्प्रिंग बना आपका l/2 का। आपने क्या करा, इन स्प्रिंग से एक मास को अटैच कर दिया, एक मास को अटैच कर दिया, इस मास एक ब्लॉक को अटैच किया जिसका मास है आपका लेट अस सपोज m, ठीक। और ऊपर में आपने क्या करा, सबको एक सपोर्ट से आपने कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर ये मास SHM करेगा, अगर ये मास SHM करेगा तो आपको टाइम पीरियड ऑफ SHM बताना है। आई रिपीट द क्वेश्चन। एक स्प्रिंग था, स्टिफनेस k का, नेचुरल लेंथ l का। आपने उस स्प्रिंग को 3 स्प्रिंग्स में काट करके कर दिया, 3 स्प्रिंग्स उससे बना लिए। l/6 है पहले स्प्रिंग का लेंथ, l/3 है दूसरे स्प्रिंग का लेंथ, और l/2 है तीसरे स्प्रिंग का लेंथ। उन तीनों स्प्रिंग्स को लेकर के आपने क्या करा, इस तरह से अरेंज करके एक मास को यहां पर अटैच किया है, जिस मास एक ब्लॉक को अटैच किया है, इस ब्लॉक का मास है आपका कैपिटल M। अब आपको बताना है कि अगर यहां पर ऑसिलेशंस होती है, SHM होता है, तो आपको बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बताइए। नहीं आया, चलिए देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। सवाल क्या था कि आपके पास एक स्प्रिंग था, जिस स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको पता था k और इसका नेचुरल लेंथ था आपका l। आपने स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए, पहले टुकड़े का लेंथ है l/6, दूसरे टुकड़े का लेंथ है l/3 और तीसरे वाले का लेंथ है l/2। और तीनों स्प्रिंग्स को आपने क्या करा है, इस प्रकार से अरेंज करा है, एक मास के साथ अटैच करा है, और जब ये मास SHM करेगा तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है। इस वाले का लेंथ है आपका l/6, इस वाले का लेंथ है आपका l/3, और इस वाले का लेंथ है आपका l/2, है ना। अब ये जो स्प्रिंग था, इसकी स्टिफनेस आपको मालूम थी k, बट ये जो आपके 3 टुकड़े बने, जो 3 अलग अलग स्प्रिंग्स बने, क्या इनकी स्टिफनेस आपको पता है? नहीं पता है। हम क्या मानेंगे कि इसका स्टिफनेस है आपका k1, इसका स्टिफनेस है आपका k2, और इसके स्टिफनेस को हम k3 मान लेते हैं। अब अगर हम k1, k2, k3 फाइंड आउट कर लें, तो मेरे को दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में, और मेरे को पैरेलल का फॉर्मूला पता है, तो हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस फाइंड आउट कर लेंगे। और जहां इसको तीनों को रिप्लेस करके हमने एक स्प्रिंग लगाया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो आराम से हम ओमेगा और टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा k1, k2, k3, तब तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब है कि k1, k2, k3 कैसे निकाला जाए। आपको पता है कि k इंटू l जो होता है एक स्प्रिंग के लिए, वो होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए k इंटू l क्या है, k इंटू l के ही बराबर है, ठीक है ना। ये जो आपका स्प्रिंग बना, पहला वाला स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस आपने क्या माना है, इसका स्टिफनेस आपने माना है k1, और इसका लेंथ आपका कितना है l/6। दोनों को इक्वेट करिए, l से हो गया आपका l कैंसिल, तो k1 का वैल्यू कितना आ गया, k1 का वैल्यू आ गया 6k, ठीक। सेम चीज दूसरे स्प्रिंग के लिए करो, दूसरे स्प्रिंग के लिए भी क्या, k इंटू l बराबर क्या हो जाएगा, k2 इंटू l/3, l से आ गया आपका l कैंसिल, तो आपका k2 कितने आ गया, k2 आ गया आपका 3k के बराबर। सेम चीज तीसरे वाले स्प्रिंग के लिए करो, तीसरे वाले स्प्रिंग के लिए भी क्या, k इंटू l इज इक्वल टू k3 इंटू l/2, l से l कैंसिल, तो k3 आपका क्या आ गया, k3 आ गया आपका 2k। तो 3 स्प्रिंग्स हैं आपके पास, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और तीनों का स्टिफनेस आपने फाइंड आउट कर लिया है। अगर इन तीनों को हटा करके हम एक स्प्रिंग लगाना चाहे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो उसका स्टिफनेस कितना होगा। पैरेलल के लिए k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। k1 कितना है 6k, k2 कितना है 3k, k3 कितना है 2k, कर दीजिए क्या 6k
प्लस 3k प्लस 2k, मतलब कितना 11k। मतलब इन तीनों को स्प्रिंग्स को हटा करके आप एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल स्प्रिंग से आप रिप्लेस कर सकते हैं और इस मास को आप उस स्प्रिंग से अटैच कर सकते हैं। अगर इस सिंगल स्प्रिंग का आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना हो जाए 11k के बराबर हो जाए। और जब ऐसा सिचुएशन होता है, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? √k/m होता है। k का वैल्यू आपको पता है 11k, मास आपको m पता है, ओमेगा आपका कितना आ गया? ओमेगा आपका आ गया √11k/M। और अगर आपको ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड आप निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा, मतलब 2π/√m/11k। किसी को डाउट है? लिखिए। चलिए, सवाल है आपके सामने कि आपका जो एक इस तरह से आपका एक डिस्क है, करेक्ट, एक पुली का काम कर रही है डिस्क। इधर से आपका एक स्प्रिंग अटैच्ड है जो कि ग्राउंड के साथ आपका फिक्स्ड है, और दूसरे साइड है, इस रस्सी के दूसरे साइड में आपका एक स्मॉल ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास है आपका स्मॉल है। आपको प्रूव करना है कि अगर ये आपका स्मॉल ऑसिलेशन यहां पर होगा तो ये जो आपका ब्लॉक है वो आपका एसएचएम कर रहा होगा, और अगर एसएचएम कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड आपको बताना है। होगा? बनाइए, कोशिश कीजिए। यहां पर एक और कंडीशन ऐड कर लीजिए कि यहां पर पुली और रोप के बीच में देयर इज नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है बिटवीन पुली एंड द रोप। अब देखो, इस सवाल को आप पहले समझ लो, एक सवाल समझ लो, नेक्स्ट सवाल आप बनाना, ठीक है। ये सवाल देखो, ये सिर्फ एसएचएम का सवाल नहीं है, ये सवाल मिक्स है बहुत सारे चैप्टर्स का। इसमें आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी यूज आएगा, जहां पर आप F = ma लिखते थे। रिजिड बॉडी रोटेशन का भी यूज आएगा, क्योंकि यहां पर आपका डिस्क अटैच्ड है, और डिस्क अटैच्ड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और फिर आपका एसएचएम तो आपका है ही, स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एसएचएम जो है वो ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल बड़ी आसानी से दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके आपसे पूछा जा सकता है, और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये सवाल, ठीक है। देखो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मिटा दे, लिख लिया आप लोगों ने। इस सवाल को सॉल्व करने के हम लोग दो तरीके देखेंगे। पहला जो आपका लंबा तरीका है, पहले वो देख लीजिए, जिस तरीके से अभी तक हम लोग सवालों को सॉल्व करते आए हैं, और उसके बाद हम एक छोटा सा भी तरीका देखेंगे कि बार बार जो हम लोग mg लिखते हैं, mg को नेगलेक्ट करके भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। कैसे? तो पहला लॉन्ग टेक्निक को देखिए। सपोज करिए आपने इस तरह से यहां पर मास को लाकर के अटैच किया। अब आपको पता है कि ये मास क्या करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे आएगा, और स्प्रिंग जो होगा आपका इलोंगेट करेगा, होगा ना भाई। जब आप इस रोप में इस मास को अटैच करेंगे तो वेट की वजह से ये नीचे आएगा, और स्प्रिंग में कुछ आपकी इलोंगेशन होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये था, आपका यहां पर अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में है, ये आपका यहां पर, यहां से आपका स्टार्ट हुआ है नीचे आना, और लेट अस सपोज सिर्फ हम ये वाला हिस्सा बना रहे हैं, इसका राइट वाला हिस्सा यहां पर आपका आया, ये आपका पुली था, चलो पूरा ही बना देते हैं, ठीक है। ये आपका पुली, करेक्ट, इधर आपका स्प्रिंग अटैच्ड है, इधर आपका स्प्रिंग अटैच्ड है, और इधर स्प्रिंग आपका अटैच्ड है, तो इधर आपका आ गया, यहां पर आ गया आपका मास। और मान लेते हैं कि अपना मास जो है पहले यहां पर था, और अब ये आपका यहां से x दूरी नीचे आकर के कहीं रेस्ट में आया है, ठीक है। अगर ये x नीचे आया होगा तो आपका जो स्प्रिंग है उसमें आपका कितना इलोंगेशन हुआ होगा, बताइए। अगर आपका मास x नीचे आएगा तो जो आपका स्प्रिंग है वो x इलोंगेट होगा ना। स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ था, ये आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ x, क्योंकि आपका x नीचे आ चुका है, ठीक है। यहां पर आने के बाद ये सपोज करो यहां पर रुका हुआ है, इसका मेन पोजीशन है, आपने यहां से पकड़ करके इसको धीरे से यहां पर ला करके रख दिया, ठीक। नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट स्मॉल mg, और ऊपर रस्सी में क्या होगा, टेंशन T1 होगा। यहां पर भी रस्सी का एक रस्सी का ये वाला हिस्सा है, दूसरा रस्सी का ये वाला हिस्सा है, और क्योंकि यहां पर पुली के पास मास है तो दोनों रस्सी में टेंशन जो आप लेंगे वो अलग अलग लेंगे। इस रस्सी में आपने ले लिया टेंशन T1, तो इस रस्सी में आप क्या लेंगे, टेंशन T2। आई बात समझ में? ठीक है। जब ये मेन पोजीशन पर आकर के रेस्ट में होगा तो ऊपर और नीचे का दोनों फोर्स क्या हो चुका होगा, बैलेंस आउट कर चुका होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी, लिख सकते हो। अच्छा, इस सिचुएशन में ये जो पुली होगा, ये पुली भी आपका रेस्ट पर होगा,
ठीक है ना। पुली पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक आपका इधर T1 और एक इधर आपका T2, ये दोनों के चलते क्या होगा, टॉर्क लगेगा पुली पे। पुली का सेंटर है यहां पर, ठीक है ना। ये T1 क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये T2 जो है उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। बट इस सिचुएशन में यहां पर ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, मतलब आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 इंटू आर इज इक्वल टू T2 इंटू आर लिख सकते हैं। R से R हो गया आपका कैंसिल, मतलब यहां पर क्या है, T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, पहला इक्वेशन आपका है T1 इज इक्वल टू mg, दूसरा इक्वेशन आ गया आपका T1 इज इक्वल टू T2, और तीसरा इक्वेशन क्या आएगा कि आपका स्प्रिंग जो है यहां पर नेचुरल लेंथ पर था, जब आपका मास नीचे आया x, तो आपका स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ x, तो आपका स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया k इंटू x, तो आपका जो टेंशन T2 होगा, T2 जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, k इंटू x के बराबर होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक, अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से आप देखो क्या लिख सकते हो। आपने बोला T1 mg के बराबर है और T1 T2 के बराबर है, तो T1 T2 के बराबर और T2 के x के बराबर है, तो T1 के x के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू k इंटू x, लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना भाई। अगर आपका T1 mg के बराबर है और T2 के x के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो mg इज इक्वल टू kx। ठीक है, तो आप x यहां पर क्या लिख दोगे, x हो गया आपका mg अपॉन k। ये क्या है, इस मास का जो यहां से, जब आप यहां से आपने इस मास को छोड़ा था, वहां से इसके मीन पोजीशन का दूरी है x इज इक्वल टू स्मॉल mg अपॉन k। यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है ये क्या है, इसका मीन पोजीशन, ये है आपका मीन पोजीशन। जब आप मीन पोजीशन से इसको और नीचे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, हल्का सा आप मीन पोजीशन से और डिस्प्लेस करेंगे, स्प्रिंग में और इलोंगेशन बढ़ेगा। स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगा मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है। ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ा, नीचे लगने वाला फोर्स कम हो गया, आपका एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जो उसको ऊपर ले जाएगा और आपका SHM होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम लोग बहुत पहले कल के भी क्लास में देखे थे, परसों के भी क्लास में देखे थे। इसके आगे की कहानी तो आपको पता है ना, कि आप जरा सा इसको नीचे डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से और आपका SHM होना शुरू हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये दूरी तो आपको पता चल गई कितनी, आपकी स्मॉल mg अपॉन k। ठीक, आप क्या कर रहे हैं कि इस मास को यहां से और x आप नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब आप इसको और x नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया ज्यादा, नीचे लगने वाला फोर्स हो गया कम, आपका SHM हो गया स्टार्ट। तो आप अब यहां पर हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं कि इसको x नीचे खींचने के बाद जो आपके फोर्सेस लगेंगे उसको हम लिखने जा रहे हैं। m1 का स्मॉल m का लिखो, FBD बनाओ, क्या हो जाएगा आपका, ऊपर लग रहा है फोर्स आपका T1 और T1 अब ज्यादा हो चुका है, T1 नीचे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस mg इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। ठीक, आगे जब आपने इसको खींचा नीचे, फोर्सेस क्या हुए, इम्बैलेंस हो गए। ऊपर यहां पर इसके लिए ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक, जब आप इसको नीचे खींचेंगे और खींच करके छोड़ेंगे तो ये ऊपर आएगा। ये ऊपर आ रहा है मतलब क्या, ये जो पुली है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज इधर रोटेट कर रहा है रोटेट, मतलब T2 जो है वो T1 से ज्यादा हो गया ना भाई, तभी तो ये पूरी रोटेट कर रहा है, T2 T1 से ज्यादा हो गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, पुली के लिए आप क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इंटू R इज इक्वल टू क्या, I इंटू एल्फा। किस किस को समझ में नहीं आया, नेट टॉर्क T2R ज्यादा हो गया, T1R कम हो गया, तो T2R माइनस T1R नेट टॉर्क को हमने बराबर किया है I इंटू एल्फा के। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू एल्फा। आया समझ में, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इधर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोप और पुली के बीच में देयर इज नो स्लिपिंग। स्लिपिंग अगर नहीं है मतलब आपका जो पुली का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो इस मास के ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। हमने रिजिड बॉडी रोटेशन में सवाल सॉल्व करे हैं। जब आपका स्लिपिंग नहीं हो रहा होता है तो जो पुली का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इस पॉइंट का, वो इस मास के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि AT जो होता है वो आपका A के बराबर हो जाता है। और AT होता क्या है आपका, R इंटू एल्फा इज इक्वल टू A, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या, A अपॉन R होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस एल्फा के बदले यहां पर क्या लिख सकते हैं, A अपॉन लिख सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, mr² by 2। तो इस I के बदले आप क्या लिख सकते हो,
एक काम करो, इसको अलग ही इक्वेशन में लिख देते हैं। T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू क्या, mr²/2 इंटू a अपॉन r। ठीक, एक r से खत्म, ये वाला r दूसरे वाले r को काट दिया, r² पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहां से आपका क्या इक्वेशन आया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल ma/2। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये था आपका इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, T2 जो है, T2 वो T2 कितना हो चुका होगा, T2 जो आपका T2 फोर्स है इस वाले स्ट्रिंग में, इस वाले रूप में, तो टेंशन T2 है वो क्या हो चुका होगा, वो हो चुका होगा K इंटू स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितना, पहले से था आपका स्मॉल mg/k और आपने उसको और x खींचा है, तो टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना हो चुका है, स्मॉल mg/k प्लस x। ये हो गया आपका इक्वेशन 3, 1 2 3। यहां से हम T1 का वैल्यू लेंगे क्या, mg प्लस ma, यहां से हम T2 का वैल्यू लेंगे इतना, और इन दोनों को कहां रखेंगे, इक्वेशन 2 में। आ रही है बात समझ में, T2 का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में डालिए, क्या है आपका K इंटू स्मॉल mg/k प्लस x माइनस T1 कितना है आपका, T1 है आपका स्मॉल mg प्लस स्मॉल ma, तो माइनस स्मॉल mg प्लस स्मॉल ma इज इक्वल टू क्या, ma/2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये जो आपका k है वो mg/k से मल्टीप्लाई होगा, k कैंसिल, क्या बच जाए आपका mg प्लस kx माइनस mg माइनस ऑफ ma। इस वाले ब्रैकेट को भी हमने खोल दिया। ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ma/2। ठीक, mg से mg हो गया आपका कैंसिल, आपका यहां से क्या आया रिलेशन, kx इज इक्वल टू स्मॉल ma प्लस कैपिटल ma/2 आया। समझ में आ रहा है सबको, पक्का, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ो, आप यहां से लिख सकते हैं, a को कॉमन ले लो और लिख दो स्मॉल m प्लस कैपिटल m/2 इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू x। ठीक, a यहां से आप क्या हो, अच्छा ये क्या हो गया, इधर आप ले लो 2 LCM ले लो, क्या हो जाएगा ये, कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू k इंटू x। ठीक, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ kx डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m आया। अब आपका ये जो आया है, x को अलग लिखिए, ये जो आया है यही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल चुका, कितना पता चला आपको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ओमेगा कितना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। ठीक, और अगर आपको ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड आप निकालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा करके, लिख दीजिए यहां पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। और रही बात SHM प्रूफ करने की, तो जैसे ही आपका एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आया, SHM अपने आप प्रूफ हो चुका है। ये था लंबा चौड़ा तरीका, जहां पर आप मीन पोजीशन पहले निकाल रहे थे, मीन पोजीशन कितना नीचे हुआ, उसके बाद मीन पोजीशन पर जाकर के आप डिस्प्लेस कर रहे थे x, सारा इक्वेशन लिख रहे थे, लंबा चौड़ा इक्वेशन, और तब आपका आंसर आ रहा था। इसको लिखिए, और इसको लिखने के बाद इसका हम एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे कि अगर आप इस mg को हटा भी दो, नेग्लेक्ट भी कर दो, तो भी आपका सेम आंसर लाया जा सकता है। कैसे, अभी देखेंगे, जल्दी से लिखिए। देखते हैं फर्स्ट कौन कर रहा है। अच्छा, 2 लोग सेकंड है, सेम साथ, इन लोग का सेम टाइम में कंप्लीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले बार देखते हैं, अगले बार कौन करता है। तो ये समझ में आया आपको कैसे हम लोग इसको प्रूफ करें कि आपका SHM हो रहा है, और आपने कैसे ओमेगा और टाइम पीरियड t निकाला है। ठीक है, अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं, mg को नेग्लेक्ट करके करते हैं। क्यों mg को हम क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको पता है mg क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स सिर्फ मीन पोजीशन चेंज करता है,
मीन पोजीशन के अलावा उसका ओमेगा और टाइम पीरियड टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने पहले भी देखा है, कल या परसों की क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि आपका जो वेट होता है, मास जो ब्लॉक है, उस वेट के चलते सिर्फ मीन पोजीशन चेंज हो रहा होता है, ना तो उसका ओमेगा पर कोई प्रभाव है, ना ही उसका टाइम पीरियड टी पे कोई प्रभाव है। तो अगर आपको सवाल में सिंपल पूछा जा रहा है कि भाई ओमेगा बताओ और टाइम पीरियड टी बताओ, तो क्यों हम निकालें आपका बार बार मीन पोजीशन का दूरी? कोई जरूरत है क्या उसका? उसका तो जरूरत नहीं है, वो तो हम बिना mg के भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी देख लेते हैं। चलिए, ये सवाल था आपको, सवाल यही था ना, इसमें आपको क्या करना था, एसएचएम प्रूफ करना था और आपका टाइम पीरियड टी निकालना था। ठीक, हम मान लेते हैं कि जब हम इसको अटैच करेंगे ना, मेरे को पता है कि इसके वेट के चलते ये नीचे आएगा और नीचे आकर किसी एक पोजीशन पर ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आकर के रुक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको नीचे खिसकाएंगे इसके मीन पोजीशन से, तब आपका एसएचएम करना शुरू करेगा। तो हम मान लेते हैं ना कि ये जो आपका इंस्टेंट है यही इसका वो मीन पोजीशन है। यहां पर आकर के ये ब्लॉक रुक चुका है और यहां रुकने के बाद नेट फोर्सेस जो है ऊपर और नीचे वो बैलेंस हो चुके हैं। नेट फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस होने का मतलब क्या, कि जो आपका mg लग रहा था, स्प्रिंग उसको ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस एक्सटेंड होकर के काट चुका है। mg का जो इफेक्ट हो रहा था उसको स्प्रिंग एक्सटेंड होकर के ऑलरेडी मीन पोजीशन पर आएगा, तो कुछ तो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग ऑलरेडी उसको एक्सटेंड होकर के आपका काट चुका है। मान रहे हैं कि यही आपका मीन पोजीशन है और इससे अगर हम डिस्प्लेस करेंगे जरा सा भी तो आपका एसएचएम होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप इससे डिस्प्लेस करेंगे तो होगा क्या, ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। mg को हम मान रहे हैं कि mg पहले ही बैलेंस हो चुका है, बार बार हम बोल रहे हैं mg पहले ही बैलेंस हो चुका है। अब mg को हम आगे नहीं लेने वाले हैं कहीं पर भी इक्वेशन में। हमने क्या बोला कि अगर आपका ये मीन पोजीशन है और आप इससे जरा सा इसको नीचे खींचेंगे तो आपका क्या होगा, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और आपका बॉडी जो है, आपका जो ब्लॉक है वो आपका ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, यहां पर ऊपर लगने वाला फोर्स मान लेते हैं आपका कितना है, t1। ठीक, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। mg को हमने नहीं लिया, mg को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम पहले ही मान रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो कुछ डिस्टेंस एक्सटेंड होकर के mg को कैंसिल आउट कर चुका होगा, mg को नलीफाई कर चुका होगा। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ होगा t1, वही क्या करेगा, एसएचएम करवाएगा। ठीक, तो हमने डायरेक्टली लिखा t1 इज इक्वल टू m इंटू a। अब आपको पता है कि जब ये आपका ऊपर जा रहा होगा a के साथ, तो ये जो आपका पुली होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। मतलब यहां पर जो टेंशन होगा T2 और यहां पर जो टेंशन है T1, T2 टेंशन वो आपका T1 से ज्यादा हो चुका होगा। T2 की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो T1 की वजह से लगने वाले टॉर्क से ज्यादा हो चुका होगा, तभी आपका पुली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। ठीक है, मतलब क्या, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। और एल्फा को अभी आपने देखा था कि आप क्या लिख सकते हैं, A अपॉन आर लिख सकते हैं। I को आप क्या लिख सकते हैं, m r स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। r स्क्वायर कैंसिल, तो आपका T2 माइनस T1 कितना आ गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m a बाई 2। ठीक, T1 आपने निकाल लिया स्मॉल m के बराबर, T2 माइनस T1 आपने निकाल लिया कैपिटल m बाई 2 के बराबर। अब T2 निकाल लेते हैं। T2 कितना होगा भाई, T2 जो होगा वो आपका k इंटू एक्स के बराबर होगा। इस बार mg को हम ले ही नहीं रहे, हमने पहले ही बोला कि mg आपका जो है स्प्रिंग है, पहले ही थोड़ा सा एक्सटेंशन लेकर के उसको कैंसिल आउट कर चुका होगा और उस एक्सटेंशन के बाद जो आपका एक्सटेंशन x आएगा उसके वजह से आपका टेंशन T2 यहां पर होगा। ठीक, तो आपका एक रिलेशन आ गया T2 और T1 में। T1 का वैल्यू आपको पता है, T2 का वैल्यू आपको पता है, आप इन दोनों T1 और T2 के वैल्यू का इसमें डाल दीजिए। क्या होगा, T2 के बदले लिखो kx, T1 के बदले लिखो स्मॉल m इंटू a इज इक्वल टू कैपिटल m a बाई 2। तो आपका kx कितना बराबर होगा, kx हो गया आपका a इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 2। तो आपका यहां से क्या आया, a इंटू 2m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, k इंटू एक्स। तो आपका a कितना आ गया, a आपका आ गया 2kx बाई कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। आया बात समझ? आप इस x को थोड़ा सा दूर लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है आपका, यही तो है आपका ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा का वैल्यू आपका आ गया अंडर रूट 2k बाई कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। और अगर आपको ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आपको पता चल गया, क्या, 2 पाई अंडर रूट कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m बाई 2k। क्या ये आंसर पुराने वाले आंसर के बराबर है? मतलब कि स्मॉल mg जो आपका कांस्टेंट फोर्स था उसको बार बार अपने इक्वेशंस में लिखना अब हम अभी के बाद से बंद कर देंगे।
ठीक है, डायरेक्टली हम क्या मानेंगे कि इस सवाल में आपका जो मास m है वो अपने मीन पोजीशन पर है, mg का इफेक्ट स्प्रिंग पहले ही थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के कैंसिल आउट कर चुका है, और मीन पोजीशन से अब आप इसको x नीचे खींचेंगे तब जो आपका एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा, उस टेंशन की वजह से यहां पर आपका SHM होगा। ठीक है, पक्का सबको समझ में आ गया? लिख लीजिए। आपके पास कुछ इस तरह का एक सिस्टम है जहां पर आपने एक स्प्रिंग का स्टिफनेस K है और स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है, आपने स्प्रिंग के एक एंड पर एक यूनिफॉर्म डिस्क को कनेक्ट करा हुआ है, अटैच करा हुआ है, जिस डिस्क का मास है स्मॉल n और इसका रेडियस है आपका कैपिटल R। जो सरफेस है यहां पर, ये सरफेस इनफ रफ सरफेस है, मतलब जितना जरूरत होना चाहिए उतना रफ सरफेस है, इसका भी अपना एक मतलब है। अब आपको करना यह है कि अगर आप इस डिस्क को, अभी तो ये नेचुरल लेंथ पर है, जब आप इस डिस्क को हल्का सा यहां से x एक्सटेंड करेंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड बता दीजिए, बताइए आप लोगों का नहीं बन रहा है, चलिए देखा जाए, आ जाइए। अभी इनिशियली क्या था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर था, डिस्क इसके साथ अटैच था, पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पर था, ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी। क्यों मीन पोजीशन हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, तो ये हो गया आपका, यही हो गया आपका क्या, मीन पोजीशन। अब आपने क्या करा कि इस डिस्क को मीन पोजीशन से थोड़ा सा आपने क्या करा, इसको एक्स खिंचका दिया। मान लीजिए यहां पर आपने क्या करा, मीन पोजीशन से जो आपका डिस्क है, मीन पोजीशन से आपने डिस्क को x आगे की तरफ खींच दिया। जब आप इसको x आगे की तरफ खींचोगे तो जो आपका स्प्रिंग है, इसमें आपका इलोंगेशन हो जाएगा कितना, यहां पर आपका x इलोंगेट ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये आपका x इलोंगेट हो गया है, अगर आपका स्प्रिंग यहां से x इलोंगेट हो गया है तो क्या करेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और कितना लगाएगा, k टाइम्स ऑफ x। तो यहां पर आपका रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स, करेक्ट। अब ये जो आपको 3 शब्द यहां लिखे हैं, इनफ रफ सरफेस, इसका मतलब समझ में आया क्या? yes. क्या इसका मतलब हो गया कि रफ सरफेस है तो इसमें F फोर्स लगेगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसको रोकेगा, मतलब इसको SHM करने से रोकने के लिए, जो मतलब पीछे जाने के लिए जो रोकने, स्लीपिंग जीरो, हाँ, स्लीपिंग नहीं होगा, परफेक्ट रोलिंग होगा। कैसे परफेक्ट रोलिंग क्यों होगा, जरा समझिएगा। अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं होता, आपका सरफेस स्मूथ होता, तो ये आपका सिर्फ यही फोर्स लग रहा होता लेफ्ट डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब ये जो आपका डिस्क है वो स्लिप कर रहा होता ग्राउंड में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आपका डिस्क स्लिप कर रहा होता, इसका जो ये वाला पॉइंट है उसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ क्या होता, रिलेटिव वेलोसिटी होता। फ्रिक्शन आया तो क्या हुआ, मान लीजिए इनफ रफ सरफेस है, इधर मतलब है कि आपका अगर ये डिस्क इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब फ्रिक्शन आने से हुआ क्या, देखना, पहले जब फ्रिक्शन नहीं था तब इस वाले पॉइंट के पास कुछ वेलोसिटी थी, फ्रिक्शन जब आया तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको, इस डिस्क को इसके सेंटर के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के चलते इस पॉइंट की जो वेलोसिटी अभी इधर की तरफ सिर्फ थी वो क्या होगी, इसके पास इधर भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर आपका फ्रिक्शन इनफ है, इनफ कहने का मतलब ही है कि यहां पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है वो इस वाले वेलोसिटी को क्या कर दे रही है, काट करके 0 कर दे रही है। मतलब यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, परफेक्ट रोलिंग हो रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट रोलिंग का क्लियर जिसका होगा उसी को समझ में आया होगा। अभी समझ में आ गया ना कि फ्रिक्शन यहां पर क्या रोल प्ले करेगा। इनफ सरफेस का मतलब समझ में आया कि यहां पर पर्याप्त फ्रिक्शन लग रहा है, इतना फ्रिक्शन लग रहा है जो इस पॉइंट के इधर वाले वेलोसिटी को काट करके नलिफाई करके 0 कर दे, ताकि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या है, 0 है। मतलब यहां पर क्या होगा, परफेक्ट रोलिंग होगा। आया समझ में, इतना समझ आ गया। अब आगे कुछ नहीं करना आपको, आगे सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना है। ठीक है, समझ में आया आपको कि इनफ रफ सरफेस का मतलब क्या है, बस इतना ही है कि यार यहां पर पर्याप्त फ्रिक्शन लग रहा है परफेक्ट रोलिंग करवाने के लिए।
अब इसके आगे आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन लिखना है, लिख दो। लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स kx, राइट डायरेक्शन में कितना f, और आपका नेट फोर्स इधर की तरफ अगर ज्यादा होगा तो आपका एक्सेलरेशन, आपका जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, आप क्या लिख सकते हैं, kx माइनस f इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में तो आपने क्या लिखा, नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में कितना है, kx माइनस f दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन हो गया ये आपका इक्वेशन 1। दूसरा, ये जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, आपका डिस्क का रेडियस आपको पता है r, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, F इंटू आर टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा। और ये टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। और क्योंकि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में स्लिपिंग नहीं हो रही थी, इसका मतलब ही है कि यार इस वाले पॉइंट का जो आपका नेट एक्सेलरेशन है, यहां पर नेट एक्सेलरेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सेलरेशन क्या है, यहां पर जीरो है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इधर था, इसकी वजह से ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या हो चुका है, दोनों बराबर हो चुका है। तो इसके चलते आपका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन कितना था, a, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेट करने के चलते क्या, r इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू a, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, a अपॉन r। आया समझ में? फिर से समझिए, अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होता तो इस वाले पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होता, कितना होता, a होता, ठीक है। और फ्रिक्शन आने के चलते क्या हुआ, इस वाले पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई 80, और क्योंकि आपका स्लिपिंग नहीं हो रहा है मतलब 80 a के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो 80 r अल्फा के बराबर होता है, r अल्फा को हमने क्या कर दिया, a से इक्वेट कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन r। इस इक्वेशन में अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन r लिख सकते हैं। तो f इंटू आर इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा आपका, m r स्क्वायर बाई 2 इंटू a अपॉन r ने क्या करा, इस r स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो इधर से आपका f कितना आ गया, f आ गया कैपिटल ma बाई 2। सॉरी, मास आपका स्मॉल m है ना यार, मास तो आपका एक ही यहां पर है, दो मास तो है ही नहीं, स्मॉल ma बाई 2। आया समझ में? अब आपके पास f का वैल्यू आपको पता है, स्मॉल ma बाई 2। इस इक्वेशन में आप f की वैल्यू को डाल सकते हो, डाल दो, क्या हो जाएगा, kx माइनस f इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ma बाई 2 दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। तो आपका यहां से क्या गया, kx इज इक्वल टू 3 बाई 2 ma। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2kx डिवाइडेड बाई 3 इंटू m। अब आपको फिर से पता है, x को हल्का सा दूर लिखिए और इसको कंपेयर किससे कीजिए, किससे, ओमेगा स्क्वायर x से। तो आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आपका आ गया, आपका कितना हो गया ओमेगा, अंडर रूट 2k बाई 3m। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k। किसी को डाउट कहीं पर भी किसी भी स्टेप में तो पूछ लीजिए। सवाल बहुत बढ़िया था, एसएचएम का तो कॉन्सेप्ट यूज हो ही रहा है, रिजिड बॉडी रोटेशन के दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपको याद होना ही चाहिए, दूसरा रोलिंग। आई बात समझ में? लिखिए, आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3 सवाल लिखे गए हैं जो आपको तोहफे में दिया जा रहा है एज अ होमवर्क, ठीक है। ये आप लोग कल बना करके लाएंगे पक्का, और हम कल चेक करेंगे यहीं पर, ठीक है। तीनों सवाल एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर क्या है, आपका एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग, और आपका स्प्रिंग भी आइडियल है, और ये जो आपका रस्सी है ये भी आइडियल है। आइडियल कहने का मतलब कि रस्सी में और स्प्रिंग में मास नहीं है, स्प्रिंग और रस्सी आपका मासलेस है, ठीक है। स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको के दिया हुआ है, पुली भी जो है वो भी आपका क्या है, मासलेस है, पुली में मास नहीं है, और साथ में यहाँ पर स्मूथ है, मतलब यहाँ पर रस्सी और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। आपका ब्लॉक यहाँ पर एम अटैच्ड है, अगर आप इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम होगा, अगर एसएचएम होगा तो आपको उसका टाइम पीरियड पता करना है। सेम चीज यहां पर, आइडियल कंडीशन, स्ट्रिंग और आपका स्प्रिंग मासलेस है, पुली भी आपका मासलेस और स्मूथ है, आपको यहां पर भी टाइम पीरियड टी बताना है, और थर्ड केस में भी आपको सेम टाइम पीरियड टी आपको बताना है। कल ये 3 सवाल आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, और आपका कॉपी पहले चेक होगा, उसके बाद ही कल का क्लास स्टार्ट होगा। हाँ, वही तो आपको दिमाग लगाना है। ये सवाल जो है आपके, ये आपका, अगर आपने एनएलएम में ऐसे सवाल बनाए होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो आपको बन जाएगा सवाल। ऐसे सवाल वहां पर भी आपको देखने को मिलता है, करेक्ट। तो जाइए, दिमाग लगाइए, तीनों अच्छे सवाल हैं, बना करके आइए, देखते हैं कल इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और कुछ पूछना है, कहीं किसी चीज में डाउट नहीं है, पक्का? चलिए, क्लास होता है आपका यहीं पर समाप्त।